Assalamualaikum everyone, it's Dr. Safwan Naveed, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। वैसे तो मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बच्चे जितना ज़्यादा परेशान हैं इंग्लिश की वजह से, तो मैं आज इंग्लिश का पेपर MD कैट 2022 और 2023 का पेपर जो है एज एन MD कैट एस्पायरेंट, जैसे मैंने वहाँ पे MD कैट में बैठ के सॉल्व किया था जितना मेरे पास नॉलेज था, जैसे मैंने ट्रिक्स वगैरह यूज़ की, जैसे मैंने तुक्के वगैरह लगाए, जैसे मैंने फुल मार्क्स लिए MD कैट 2023 में, तो वो वाली सारी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा और ऐसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैं MD कैट के पेपर में बैठा हूँ और जो उस वक्त मेरे माइंड में था, तो वैसे मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एनालिसिस ले लो MD कैट 2023 का कि इसमें वोकैब के क्वेश्चन कैसे आए, कितने आए। वोकैब के 2 MCQ आए और जिसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए था, कोई कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत सोचना था, तो वो थिंकिंग वाले क्वेश्चन 6 MCQ थे। और उसके बाद बिल्कुल आसान और बिल्कुल जो इजी थे ग्रामेटिकल रूल्स, वो 5 MCQ थे। अब जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि जिनकी वजह से हम लोग इंग्लिश की वजह से डरते होते हैं, तो जो मुश्किल MCQ होते हैं वो 4 थे उस वक्त, और एक फजूल MCQ था जो बनता ही नहीं था इंग्लिश में, तो वो वाला एक MCQ था। ये भी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैं सपोज़ कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं वहाँ पे फाइनल पेपर में बैठा हुआ था और बिल्कुल यही इसी तरीके से मैं सॉल्व कर रहा था इसको। सबसे पहला MCQ देखा, द कारपेंटर कार्व्स। कारपेंटर जो है, अब वहाँ पे मुझे इनके MCQ नहीं आए थे, इनका मीनिंग नहीं आया। तो ये क्या है, द कारपेंटर कार्व्स आगे डैश ऑन कैब डोर्स। कैब डोर्स का भी मतलब मुझे उस वक्त नहीं आता था। अब उन्होंने कहा है कि इसमें से जो करेक्ट वर्ड है ना, राइट वर्ड है, वो चूज़ करें। अब वहाँ पे मैंने पढ़ा तो मुझे तो ये पढ़ना ही नहीं आया। ऑर्नेट पढ़ना आया, डेक्ड पढ़ना आया और फ्लोरल पढ़ना आया, लेकिन अरे ये क्या है, अरे मुझे उस वक्त इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये क्या लिखा हुआ है, अरेबिस्क या जो भी लिखा हुआ था, जो मुझे उस वक्त नहीं समझ आई। तो मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया। ये साथ मैंने निशान लगाया और छोड़ दिया। ये साथ निशान लगाने का मतलब यही होता है कि मैं छोड़ रहा हूँ इसको, और इसको बाकी MCQ देख लूँ जो मुझे आते हैं, और इसके बाद में देखूँगा कि मेरे शॉर्ट MCQ गलत ना हो जाए बाकी। तो इसको मैंने क्या किया, छोड़ दिया, बाकी सारे एक दफ़ा देख लिए। तो जब मैंने दूसरी दफ़ा यहाँ पे आया इंग्लिश में, तो मैंने देखा कि द कारपेंटर कार्व्स। अब मुझे इन चारों में से कोई समझ नहीं आ रही, ना मुझे इस सेंटेंस की समझ आई कि इसमें से क्या होना है। वो कोई चीज़ बनाता है किसके ऊपर, डोर्स के ऊपर। मुझे तो ऐसे समझ आई कि डोर्स के ऊपर वो कोई चीज़ बना रहा है, बनाता है। अब बनाता है तो वो चीज़ हो सकती है, वो कोई खूबी नहीं हो सकती। वो कोई चीज़ ऊपर बना रहा है, ठीक है। अब मेरे माइंड में उस वक्त ये था कि कोई चीज़। अब क्या है, मैंने इसमें से नाउन ढूंढना है। अब मैंने नाउन ढूंढना शुरू किया। सबसे पहले मैंने देखा कि फ्लोरल जो है ये आराइशी या इस तरह का कुछ लग रहा है, तो मैंने इसको कैंसिल किया है क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह लग रहा था मुझे। यहाँ पे नाउन आना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि वोकैब को जब हम लोग सॉल्व करते होते हैं ना, तो हमेशा उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, या उसकी ग्रामर चेक करनी होती है या उसकी सेम मीनिंग चेक करनी होते हैं। मतलब ऑप्शन में देखना होता है कोई एक ऐसी चीज़ जिसका सेम मीनिंग आ रहा है, तो उसके हमने कैंसिल कर देना वो दोनों ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे कोई सेम मीनिंग नहीं आ रहा। 2022 में एक MCQ है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ग्रामेटिकली हमने चेक करना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लग सकती है, या जो वर्ड आया हुआ है वो नाउन है, सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है। तो उस हवाले से हमने वही चीज़ ढूंढनी है उसके ऑप्शन में भी। अगर फर्स्ट कर लें वो एडजेक्टिव है, तो हमने ऑप्शन पे एडजेक्टिव ढूंढना है, नाउन नहीं हो सकता उसका आंसर। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे नाउन ढूंढना है, तो ये फ्लोरल मुझे जो है वो ये एडजेक्टिव टाइप लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ये डेक्ड, हमेशा वर्ब के साथ अगर ईडी फॉर्म लगी हो ना, ईडी फॉर्म या थर्ड फॉर्म वर्ब की, वो हमेशा एडजेक्टिव होती है। आप लोग माइंड में रख लो बात। जो वर्ब की ईडी फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है ना, वो हमेशा एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करती थी। सिर्फ थर्ड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये डेक्ड, मुझे लगा कि ये थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, तो इसको भी मैंने ऊपर क्रॉस कर दिया। अब आगे बात ऑर्नेट और अरेबिस्क पे। अब वहाँ पे भी मुझे ऐसे ही पढ़ना आ रहा था, जो अरेबिस्क या जो भी पढ़ना आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑर्नेट मेरे माइंड में उस वक्त चल रहा था एज अ वर्ब। मुझे ऐसे समझ आ रहा था ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना। तो ऑर्नेट मैंने सोचा काफ़ी, मैंने कहा ये तो वर्ब लग रहा है, आई थिंक सो, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये भी एडजेक्टिव ही है। लेकिन उस वक्त मुझे बैठे हुए ये वर्ब लग रहा था, तो मैंने कहा ये नाउन सिर्फ यही बचता है। तो मैंने ए ऑप्शन पे टिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ठीक हो गया। ठीक है, तो ये वाली एक चीज़ होगी, ऐसे तुक्का लगाना है। और उसके बाद दूसरा मैंने MCQ पढ़ा और मैंने ऐसे पढ़ा, चूज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ब्रैकेट। अब इसका भी मीनिंग यूज़ करना है। जैसे ही मैं सिनोनिम के मीनिंग, सिनोनिम वाला MCQ देखता हूँ ना, मैं यही सोचता हूँ कि MD कैट वालों ने ये हमारे साथ चीटिंग कर दी है। उन्होंने ये MCQ डाला है कि हम लोगों को MCQ ना आए और हमारा एक नंबर ज़ाया हो जाए। तो तुक्का लगेगा तो लगेगा, नहीं तो ये MCQ गलत हो जाएगा। अब ये क्या है कि 90% इसके गलत होने के चांसेस हैं। चलो तुक्का लगाते हैं, और तुक्का भी माइंड से लगाते हैं। अब ये प्रोविडेंशली लिखा हुआ था। अब प्रोविडेंशली प्रूव करने से मुझे लग रहा था कि शायद रियल की मीनिंग में जा रहा है। हिज माइंड वॉज नॉट इंजर्ड।
प्रोविडेंशली हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड। अब ये कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं हम लोग कि उसका माइंड, उसका फ़र्ज़ कर लें एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उसका माइंड इंजर नहीं हुआ, बाकी सब कुछ इंजर हो गया। तो प्रोविडेंशली का मतलब क्या हो सकता है? स्लोली नहीं हो सकता, स्टेडली नहीं हो सकता। उसके बाद रियली और लकीली में मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने बार बार इसको पढ़ा। प्रोविडेंशली हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड, तो मुझे पहले रियली और लकीली दोनों में पता नहीं चल रहा था क्या लिखूं, लेकिन प्रोविडेंशली जब मैंने पढ़ा ना, लकीली खुशकिस्मती से उसका माइंड जो है वो इंजर नहीं हुआ था, तो मैंने इसलिए लकी चूज़ किया और इट वाज राइट। अब आगे जो ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, अब इसमें दो एमसीक्यू जो थे ना, दो ऑप्शन थे, वो थोड़ा सा सोचने वाले थे। ये देखो आप, एट लास्ट द फ्लाई वाज, अब यहाँ पे जो फ्लाई है क्या हुआ, उसे इंटरटेन बाय द स्पाइडर। स्पाइडर और फ्लाई का आपस में कोई रिलेशन बता रहे हैं। फ्लाई जो है वो इंटरटेन हो रही थी स्पाइडर से, नहीं इनवाइट हो रही थी स्पाइडर से, नहीं। आखिरकार जो है ट्रैप्ड बाय द स्पाइडर, जो फ्लाई है वो स्पाइडर ने पकड़ ली, वो पकड़ी गई स्पाइडर से। अब या तो ये हो सकता है, या आखिरकार स्पेयर्ड बाय द स्पाइडर, वो स्पाइडर से छूट गई। ठीक है, एट लास्ट द फ्लाई वाज स्पेयर्ड बाय द स्पाइडर, तो वो छूट गई। अब मैं इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज था लिटरली, वहाँ पे बैठे हुए, तो मैं सोच रहा था कि हाँ यार, इन दोनों में से कौन सा होता है। हो सकता है शायद वो छोड़ने की कोशिश कर रहा हो या छूट ना रही हो, आखिरकार वो छूट गई, या वो पकड़ने की कोशिश कर रहा हो लेकिन आखिरकार वो पकड़ी गई। तो कौन सा हो सकता है? तो मतलब ये तो हो नहीं सकता ना कि कोई स्पाइडर जो है वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो छूट नहीं रही। तो मैंने इसका यही बनाया कि आखिरकार फ्लाई जो है पकड़ी गई, उससे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो पकड़ी गई, ट्रैप्ड बाय द स्पाइडर। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं 1 सेकंड में 1 मिनट में वहाँ पे बैठे बैठे सोच लेता था, मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता था। एक दफ़ा पढ़ो, रिलैक्स करो माइंड को, अगर नहीं समझ आ रही आगे चले जाओ, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो और थोड़ा सा कॉमन सेंस, इंग्लिश में भी कॉमन सेंस भी यूज़ होनी। मैंने ऊपर बताया ना, थिंकिंग वाले एमसीक्यू इसमें 6 आए हुए हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाले, ये नहीं है कि सारा ग्रामेटिकल रूल्स वाले आने। ये देखो कि वोकैब के 2 एमसीक्यू हैं और सिंपल जो हैं, जिनमें कोई आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, तो वो एक है। उसके बाद जो मुश्किल आने ना, वो 4 एमसीक्यू थे ऐसे जो मुश्किल आए हुए थे, और थिंकिंग वाले 6 एमसीक्यू हैं, मतलब जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा टाइम देना और सोचना पड़ेगा, वो वाले एमसीक्यू 6 एमसीक्यू थे। अब ये सिंपल वाला आगे वाला, अ शोल ऑफ फिश, जो जो फिश का झुंड होता है, किल्ड बाय फिशरमैन बाय, अब ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है, हैज़ बीन किल्ड, ये सिंपल। A few years ago, it was found that human beings don't belong to this earth. इट के बाद वर नहीं आ सकता, इट फाउंड नहीं आ सकता, इट हैड फाउंड दैट नहीं आ सकता, ये भी एक सिंपल सा था, इट वाज फाउंड। जो एमडी कैट एस्पायरेंट है उसके लिए कोई आम सी बात होती है। उसके बाद वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वाज, ये हम लोग उर्दू में भी यूज़ करते होते हैं, लेकिन लिटरली वहाँ पे बैठे हुए मुझे इसका भी थोड़ा सा शक हो रहा था कि पढ़ा नहीं हुआ था। ये कोई रूल वगैरह नहीं है, ये देखो आप, सोचने वाली बात ही है। ठीक है, ये क्या है? वो फेल्ट, हमने ऐसे महसूस किया, एज द ग्राउंड वाज, यहाँ पे वर्ब भी हो सकता था लेकिन चले वाज लिखा हुआ। एज इफ द ग्राउंड वाज स्लिपिंग, मेरे फिसल रही थी, मेरे पाँव के नीचे ज़मीन जो है वो स्लिप हो रही थी, तो ये स्लिपिंग आना था इसका। अब वहाँ पे मुझे बैठे हुए नहीं पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन देखे, वो डिगिंग हो रही थी, खोदी जा रही थी, सिंक डूब रही थी मेरे नीचे, या बस फट रही थी। अब इन दोनों ऑप्शन के दरमियान थोड़ा सा आ सकता है कन्फ्यूजन, लेकिन थोड़ी देर बाद या थोड़ी बार बार आप लोग इसको पढ़ोगे ना, तो फिर आप लोगों के माइंड में आ जाएगी कोई ना कोई बात। ठीक है, एक ये होगी बात। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ये वाला एमसीक्यू सबसे गलत होने वाला एमसीक्यू। ये देखो कि ही वेड हिमसेल्फ 2 माउंट्स, ये वाला वो एमसीक्यू है जो मैंने लेक्चर में तकरीबन, मेरा ख्याल है कि अगर कोई एमसीक्यू गलत बताया तो ये वाला एमसीक्यू गलत हो गया था, तो सॉरी फॉर दिस। तो इसकी करेक्शन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। ये देखो कि ही वेड हिमसेल्फ, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वेड देम सेल्फ, ही वेड एट सेल्फ, ही के साथ देम सेल्फ भी नहीं आ सकता, एट सेल्फ भी नहीं आ सकता, ये दोनों गया। ही वेड हिमसेल्फ आ सकता था, लेकिन ये देखो, ये मैंने वहाँ पे बताया था, लेकिन थोड़ी सी आप लोग करेक्शन कर लो कि अगर कोई ऐसे वर्ब जिनके बाद ज़रूरी है कि हमेशा रिफ्लेक्सिव केस आए, तो ये वाले वो आई थिंक 4 हैं। अवेल, अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव आएगा अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ना हो तो। ये देखो जैसे अवेल, इंजॉय, अवेंज और एब्सेंट। ही इंजॉयड द पार्टी, अब यहाँ पे
आगे आया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव नहीं यूज़ किया। लेकिन ही इंजॉयड हिमसेल्फ, अब यहाँ पे आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ तो हमने रिफ्लेक्सिव लगाना ही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वे जो है वे के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं आता होता, यह आप लोगों ने काट देना है उधर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ही वे के बाद जो है रिफ्लेक्स नहीं आना था, रिफ्लेक्सिव नहीं आता था। जो 4 वर्ड मैंने आपको लोगों को बताया उसके बाद रिफ्लेक्सिव आना था, तो ये बीटा इसका राइट ऑप्शन था। ही वेड हिमसेल्फ नहीं आना था, ही वेड 2 माउंट्स, ठीक है। ऐसे आगे ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। अब ये क्या है, आई वॉन्ट टू लिव नियर माई पेरेंट्स लिव, नहीं ये नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई, अब ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये इसमें कोई रूल वगैरह नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव वेयर, वेयर के बाद कॉमा लगा हुआ है, नहीं। आई वॉन्ट टू लिव वेयर आगे कॉलन लगा हुआ है, नहीं। ये वाला ऑप्शन ठीक था, आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई पेरेंट्स लिव। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होने ना जिनके बाद जिनको फ़ौरन पढ़ने के साथ ही आप लोगों को पता चल जाएगा, तो ये उनमें से एक है। अब आगे आप लोग देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पंक्चुएशन में भी किया है और यहाँ पे भी आप लोग देख लो कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ऑप्शन ए भी ठीक है और डी भी ठीक है, लेकिन इसको आप लोग पढ़ो। मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, या जो सेंटेंसेस होते हैं ना कंप्लीट सेंटेंसेस, उनको अगर हमने रिलेट करना है ना या उनको जोड़ के लिखना है, तो उनके दरमियान हम लोग फुल स्टॉप लगा सकते हैं, सेमी कॉलन लगा सकते हैं, या कॉमा प्लस फैन बॉय लगा सकते हैं। तो ये देखो, माई फादर इज़ चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, अब ये एक सेंटेंस है। ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमेटी, वो ये एक सेंटेंस है। अब इन दोनों को मिलाया जा सकता है फुल स्टॉप के ज़रिए, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ है, कॉलन नहीं आ सकता। यहाँ पे डैश लगाई हुई है, डैश नहीं आ सकती। उसके बाद यहाँ पे कॉमा प्लस फैन बॉय लगाया हुआ है, मतलब ये दोनों बातें ठीक हो रही हैं। अब आगे बात आ जाती है इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, तो वो बात आ जाती है कॉमन सेंस के लिए। ये देखो कि माई फादर इज़ चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कमेटी के चेयरमैन है, ठीक है, एक बात तो ये होगी। उसके बाद आगे क्या है, ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमेटी, वो डिसिप्लिन कमेटी को भी हेड करते हैं, उसको भी हेड है। अब ये अच्छी बात ही है। अब यहाँ पे बट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि माय फादर जो चेयरमैन है, बट वो एक हेड हैं उसके डिसिप्लिन कमेटी के, तो ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ये ऐसे बता रहा है कि जैसे उसको चेयरमैन तो है लेकिन उसे हेड नहीं होना चाहिए। अब ये उसे बता रहा है कि ये चेयरमैन है और ये हेड है, ठीक है, दोनों हैं। अब ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ नहीं किया, इसको चूज़ किया था, तो ये ठीक हो गया। ये फिर जब 2 ऑप्शन बनते हैं ना, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये देखें, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, द पेन इज़ एक्सपेंसिव, पेन एक्सपेंसिव है, स्टिल आई बॉट इट, ये क्या करूँगा मैं, इसे आगे बाय की फॉर्म लगानी है। तो ये पेन एक्सपेंसिव है, अभी एक्सपेंसिव है, फिर भी मैं इसे ख़रीदूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हैव बॉट भी आ सकता था, लेकिन मैंने हैव बॉट क्यों नहीं लगाया, बाय और बायड जो है ये तो आ नहीं सकता था। यहाँ पे क्या मैंने विल बाय लगाया, हैव बॉट क्यों नहीं लगाया। ये देखें, पेन एक्सपेंसिव है, फिर भी मैं इसे ख़रीदूँगा। अब यहाँ पे अगर होता ना पेन एक्सपेंसिव था, द पेन वाज एक्सपेंसिव, फिर भी मैंने इसे ख़रीद लिया है, हैव बॉट इट, तो फिर हैव बॉट आता। मैंने स्टिल विल बाय क्यों चूज़ किया, ये इसको आप लोग उर्दू में पढ़ो। पेन एक्सपेंसिव है मतलब अभी तक एक्सपेंसिव है मेरे लिए, स्टिल फिर भी मैं इसे ख़रीदूँगा, अभी ख़रीदा नहीं है इसलिए वो मेरे लिए अभी तक एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये वाली बात होगी। उसके बाद आगे वी जस्ट, जस्ट के बाद हमेशा परफेक्ट आता होता है, तो ये अभी भी कन्फ्यूजन है। मैं अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए था वी जस्ट, और आगे आना चाहिए था हैव हैड, ये वाली फॉर्म आनी चाहिए थी, वी जस्ट हैव हैड। लेकिन उन्होंने बी लगाया हुआ है, तो आप लोग बी के ऑप्शन पे जाओगे, और वी जस्ट हैड अ गेम ऑफ टेनिस, परफेक्ट पास लगाया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट उन्होंने। उसके बाद आगे जल्दी थोड़ा सा चलते हैं, मेथड्स डजंट वर्क। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, दीज मेथड्स डजंट वर्क इन द विंटर द डेज एंड नाइट्स। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो ये देखो कि 2 सब्जेक्ट्स अगर एंड से मिले हुए होंगे ना, तो हमने उनका प्लूरल वर्ब लगाना होता है, जैसे कि द डेज एंड नाइट्स आर कोल्ड, यहाँ पे आर आना चाहिए था, आर कोल्ड आना चाहिए था। स्पॉट द एरर आगे आ गया। अब यहाँ पे तुक्का मुझे नहीं आता था, ये मुश्किल क्वेश्चन था। वी ट्राई टू स्पीक विद वन अनदर बट कन्वे नथिंग। अब मैंने इसको पढ़ा, मुझे तो फ्रेजल वर्ब्स बिल्कुल भी नहीं आते थे। वी ट्राई टू स्पीक विद वन अनदर, अब यहाँ पे गलती हो सकती है, वन अदर ठीक है, वन अनदर ठीक था, बट में क्या गलती हो सकती है, कन्वे नथिंग, ये कन्वे भी ठीक ही लग रहा है। अब वहाँ पे मुझे पता नहीं था कि स्पीक विद गलत है या नहीं है, लेकिन मैंने दूसरों को देखा, दूसरे ठीक ही हैं, वन अनदर बट एंड कन्वे ये ठीक ही हैं, तो मैंने तुक्का लगाया कि ये वाला गलत हो सकता है, क्योंकि बाकी तो ठीक ही हैं।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही ऑप्शन ठीक था, स्पीक विद ही आना था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने आज ही सर्च किया, ये देखें कि स्पीक विद का मतलब होता है अगर हमने कोई बिज़नेस वाली कन्वर्सेशन करनी होती है, मतलब हमने कोई बात पहुँचानी है, कोई तरीके से कर रहे हैं बात, तो हम लोग स्पीक विद यूज़ करते होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई फ्रेंड्स बैठे हुए हैं आपस में गपशप लगा रहे हैं, उसका कोई मकसद नहीं है, तो फिर हमने स्पीक टू यूज़ करना होता है, स्पीक टू। तो यहाँ पे स्पीक टू आना था, स्पीक विद नहीं आना था, तो ये वाला गलत हो गया। अब ये वाला तुक्के वाला एक और एमसीक्यू आ गया, तुक्का कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे ब्लैंक है, सो मैनी पीपल्स बिन आउट ऑफ, अब यहाँ पे बिन लगा हुआ, आउट ऑफ वर्क एज टुडे, ठीक है। अब बिन आया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या बिन जो है वो हैव के बगैर नहीं आ सकता। ये हमारी इंग्लिश के पहला लेक्चर का पहला मतलब पहली बात थी। बिन जो है ये थर्ड फॉर्म जो है ये एक्टिव में हैव के बाद बगैर नहीं आ सकती। तो यहाँ पे देखो कि हैव वाला कौन सा ऑप्शन है, या तो ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, मतलब बाकी दोनों मैंने काट दिए वैसे। अब इन दोनों में को मैंने कभी नहीं पढ़ा हुआ कि नेवर बिफोर हैव, ना ये वाला स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा हुआ है। इन द पास्ट देयर नेवर हैव सो मैनी पीपल बिन। अब इनको मैंने बार बार पढ़ा, इसको यहाँ पे रख के पढ़ा, फिर इसको यहाँ पे रख के पढ़ा, तो जो सही लगता है ना ऑप्शन, वो यही लगता है, नेवर बिफोर हैव सो मैनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क एज टुडे। तो ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा था, मुझे आता नहीं था ये वाला, लेकिन मैंने तुक्का इसको बार बार पढ़ के, जो इंग्लिश में ये भी होता है ना, इंग्लिश हम रीडिंग वगैरह करते रहते हैं, तो इसको वहाँ पे रख के देखो और देखो कि पढ़ने में कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, जो पढ़ने में अच्छी लग रही है दैट इज़ राइट, तो उसको चूज़ कर दो। अब ये वाला फजूल ऑप्शन था, तो मैं इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता, तो इसकी वजह से मेरे फिज़िक्स में इतने ज़्यादा एमसीक्यू गलत हो गए, मैंने इसको इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, हालांकि इतना फजूल एमसीक्यू था। तो विदाउट डिस्कसिंग इट आई एम मूविंग फर्दर, इसका डी ऑप्शन आना है, और डी मैंने सही लगाया हुआ है काफ़ी सोच विचार और दलील होने के बाद। आगे, कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखें कि ये है कास्टिव वर्ब वाला एमसीक्यू। तो कास्टिव वर्ब का हमेशा एक एमसीक्यू 2022 में भी आया हुआ है, 2023 में भी। तो ये कास्टिव वर्ब आप लोगों ने देख के जाने, कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन। अब ये मेड है कास्टिव वर्ब, तो इसके बाद हम लोग हमेशा यूज़ करते होते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे डू सम चोर्स ऑन संडे, ठीक है। कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डू, यहाँ पे डज नहीं आना, डू आना था, क्योंकि यहाँ पे कास्टिव वर्ब लिखा हुआ है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, कास्टिव वर्ब आप लोग देख लेना। ही इज़ टीचिंग नाइसली, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वो कहते हैं इज़ क्या, बच्चों वाला क्वेश्चन, तीसरी चौथी का क्वेश्चन। तो इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये ऐसे हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। और यहाँ पे MD CAT 2023 का पेपर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।